इसमें जो हम पहले जानते हैं कि जो सवर्ण सिंह कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे हमने 1976 में इसका एडिशन किया था और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। और जो हमारा पार्ट 4A है और आर्टिकल 51A है उसमें इसका एडिशन हुआ था। शुरू में मैं बताता चलूँ आपको, इसकी संख्या जो थी वो 10 थी। फिर इसमें एक और एडिशन हुआ, एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जिसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ उसमें ऐड हुआ एजुकेशन से संबंधित जो प्रोविज़न था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना पेरेंट्स का एक मौलिक कर्तव्य है। तो वो उसका जो एडिशन हुआ था वो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। इसके की पॉइंट्स की बात करें हम तो देखिए इसके जो की पॉइंट्स हैं वो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मोर ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। तो ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह काम करते हैं। इसको आप कोर्ट के थ्रू जो है वो इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं, मतलब कि लीगली जो है इन्फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है हम जैसे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा कर के उनकी इम्प्लीमेंटेशन या उनको लागू करवा सकते हैं, उस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इसका इस तरह का प्रावधान नहीं है। दूसरी चीज़ है इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR, सोवियत संघ से इंस्पायर्ड है, रशिया से। तो ये भी आपको ध्यान देना है इसके की पॉइंट्स में। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ आती है वो है एक कि सर्व एज अ रिमाइंडर दैट वाइल एंजॉइंग फंडामेंटल राइट्स सिटीजन मस्ट ऑल्सो फुलफिल ड्यूटीज़ टूवर्ड द नेशन। तो ये एक तरह से मतलब ऑब्लिगेशन का काम करते हैं सिटीजन के ऊपर कि जब आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको अपनी ड्यूटीज़ का भी ख्याल रखना है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ इसका की पॉइंट्स निकलता है वो ये कि जुडिशरी हैज़ हेल्ड द दो नॉन जस्टिसिएबल, मतलब कि गैर न्यायोचित है, कोर्ट इनको जो है वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। और इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हमारे एवरी सिटीजन को मिलते हैं ये। तो पहला जो फंडामेंटल राइट्स होता है, पहले तो ये होता है कि आपको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी है वो है क्या करना है, हम लोगों ने जो भी फ्रीडम स्ट्रगल को और राष्ट्रीय आंदोलन को, जो भी हमारे आइडल हैं जिन्होंने इसको जो है क्या किया, एक तरह से राष्ट्र जो संघर्ष था हमारा उसको प्रमोट किया है, उनको भी हम लोगों ने फॉलो करना है, उन आइडल्स को भी। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप वो है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो एकता, संप्रभुता और अखंडता है उसको जो है वो बचाए रखना है। दूसरी जो हमारी है, यानी कि अगर बात करें तो जैसे कि हम कई बार शत्रु राष्ट्र को कोई हमारा नागरिक जो है वो खुफिया जानकारी दे देता है हमारे नेशन के बारे में, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब देश के ऊपर कोई संकट आ जाता है तो हमें तत्पर रहना है राष्ट्र की सेवा के लिए। उसके बाद फिफ्थ है इसमें कि हारमोनी होनी चाहिए एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि भ्रातृत्व का आपस में अच्छा भाईचारा होना चाहिए। ट्रांसेंडिंग डाइवर्सिटीज़ ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज एंड रीजन, यानी कि जो भी धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठते हुए जो है उन प्रथाओं का त्याग करना है जो महिलाओं की निंदा करती है। तो इस तरह का इसमें प्रावधान है। फिर उसके बाद वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज़ कल्चर। फिर देन उसके बाद है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो यानी कि जो भी वन्य प्राणी है उनके प्रति जो है प्रेम भाव रखना। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए और मानवतावाद एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म होना चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ आपको मतलब ये आपके ऊपर एक ड्यूटी की तरह काम करती है। तो ये जैसे साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज़म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आपने वो हस्डन का एक कोट तो सुना होगा कि डाउट इज़ ऑफन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस, इट लीड्स टू इंक्वायरी एंड इंक्वायरी लीड्स टू इन्वेंशन। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। फिर उसके बाद सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वायलेंस है उससे दूर रहना। फिर उसके बाद बात करता है ये है स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस एंड इन ऑल स्पीयर्स, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़ की बात होती है। फिर जो लास्ट में जिसका एडिशन 2002 में हुआ था, जो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन चिल्ड्रन एज्ड 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को जो है वो पेरेंट्स की ड्यूटी होगी कि उसको स्कूल भेजे। उसके बाद अगर हम फीचर की बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट जैसे नॉन जस्टिसिएबल है,
कोर्ट्स इन्फोर्स नहीं कर सकता है, मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह काम करते हैं, लीगली नहीं। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू इन्फोर्स देम, ये ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इनको इन्फोर्स करने के लिए, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 बना है। फिर उसके बाद सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर टू सिटीजन दैट राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर, ये इस तरह से कि आप जब अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं तो आपको अपनी ड्यूटीज़ का भी एहसास होना चाहिए कि हमें किसी दूसरे की फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करना है। एम एड प्रमोट क्या करता है, ये प्रमोट करता है डिसिप्लिन, पैट्रियटिज्म को, यूनिटी एंड गुड सिटीजनशिप को। फिर उसके बाद अप्लाई ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ध्यान देना है आपने कि सिटीजन के लिए मिलते हैं ना कि फॉरनर का, फॉरिजनर जो नेशन सिटीजन होते हैं उनको। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये पहली चीज़ तो ये करता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंस्पेरेबल है। फिर उसके बाद प्रमोट करता है पैट्रियटिज्म, नेशनल यूनिटी एंड डिसिप्लिन को। फिर ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड टू कंडक्ट फॉर सिटीजन। उसके बाद इंस्पायर सिटीजन टू वर्क फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड हारमोनी के लिए। उसके बाद हेल्प कोर्ट्स वाइल एग्जामिन एंड रीजनेबल्स रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें भी कोर्ट्स की हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनकरेज अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट, तो इस तरह से इनका आपको आइडिया होना चाहिए। क्रिटिसिज्म की बात करें तो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो बोलते हैं कि सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह काम करते हैं, कोर्ट से इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकता है। बेग एंड एम्बिगुअस लैंग्वेज इसमें, जिससे डिफ़िकल्ट हो जाता है डिफ़ाइन करना। फॉर एग्जांपल नोबल आइडल्स, फ्रीडम स्ट्रगल, ये अब पता नहीं कौन से आइडल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डू नॉट कवर मैनी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ लाइक पेइंग टैक्स, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा। फिर उसके बाद मोस्टली रिपीटिशंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल प्रोविज़न। फिर उसके बाद कंसिडर्स ए टूल फॉर द गवर्नमेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन सिटीजन्स राइट्स एडेड एमरजेंसी पीरियड, तो इस तरह से इसका क्रिटिसिज्म किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि जो मैंने आपको 1971 का एक एक्ट बताया है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स एंड नेशनल ऑनर एक्ट है, ये पनिश करता है डिसरिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को। अगर आप इन चीज़ों का डिसरिस्पेक्ट करते हैं इस एक्ट के अंदर आपको सजा भी दी जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का हुआ है, एबोलिश अनटचेबिलिटीज़ वगैरह को। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन आरपी एक्ट 1951 का है। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ये 1984 का एक्ट है। तो इस तरह की प्रोविजन इसमें। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट इंश्योर चाइल्ड एजुकेशन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो इस तरह की इसमें एडिशन है। बर्मा कमेटी बनी थी 1999 में, रिकमेंडेशन दिया उसने। पहली रिकमेंडेशन उनकी ये थी कि मैनी एग्जिस्टिंग लॉज ऑलरेडी इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनडायरेक्टली, नो नीड ऑफ अ सेपरेट लेजिस्लेशन। फिर उसके बाद बात बोलते हैं कि ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 प्रोटेक्ट्स नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देन उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1975 इन्फोर्स एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रमोट सोशल इक्वालिटी। फिर आईपीसी 1860 पनिशेस प्रमोशन एंड, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है आपको। तो इस तरह का इसमें एडिशन हुआ है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, वो सब चीज़ें इसमें ऐड हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, आप खुद भी इसकी पढ़ सकते हैं इसको। तो ये इन्होंने कानूनी प्रावधान दिए थे, जैसे कि क्या किन किन कानूनों के अंडर जो है वो इनको, जैसे हम सेपरेट लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, इनको इन्फोर्स किया जा सकता है इन लॉज के अंदर। तो इस तरह से ये इनकी रिकमेंडेशन थी। अब देखिए हम आपको बता दें कि फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा लेक्चर है ये ख़त्म हो गया है। अगर आपको जो ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को जो है वो आप कंटिन्यू रखिए। अभी थोड़े एग्ज़ाम जो है वो निकलने की संभावना है, जैसे हमारा पटवारी का हो गया हिमाचल में, तो उन सब पेपरों के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का हो चुका है। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त, अपने साथियों के साथ भी। थैंक यू।